70 साल पहले तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आज़ाद भारत ने अपना सफ़र शुरू किया था। लेकिन हमारे पुरखों ने हमें जो भारत दिया था उसमें दशकों बाद अब चीज़ें बदल चुकी हैं। हमसे वो सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ छीनी जा रही हैं। आजकल उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और सियासत पर काबिज होने की साजिश करने वाला एक सो कॉल्ड गैर सियासी संगठन आरएसएस अपने लोगों से आह्वान कर रहा है कि हिंदुओं को एकजुट करो। हमने जिन अंग्रेजों से लड़कर आजादी हासिल करी थी, हम पर उन्हीं अंग्रेजों की बांटो और राज करो की पॉलिसीज को थोपा जा रहा है। जबकि हम में से हर एक नागरिक से वादा किया गया था कि हम सब बराबर हैं। हमसे वादा किया गया था कि हमारा मजहब, हमारी जाति, हमारी लैंग्वेज, हमारे कल्चर में सबको बराबरी मिलेगी। हमसे कहा गया था कि हम सब एक देश के वासी हैं जिनकी अपनी अपनी आज़ाद पहचान होगी। हमारे पुरखों की तरफ से किए गए इस वादे को तोड़ा जा रहा है और शायद इसीलिए 2 दिन पहले जब सिंगापुर की संसद में डेमोक्रेसी पर चर्चा हो रही थी, तो इस दौरान वहां के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने भारत में डेमोक्रेटिक वैल्यूज की स्थापना के लिए नेहरू की तारीफ करी और भारत में डेमोक्रेसी के मौजूदा हालात पर फिक्र जताते हुए कहा कि नेहरू का भारत अब ऐसा बन गया है जहां मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा के आधे से ज्यादा सांसदों के खिलाफ रेप और हत्या जैसे इल्जाम सहित तमाम क्रिमिनल मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। इस बात का मोदी सरकार को इतना बुरा लगा कि भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने सिंगापुर के हाई कमीशन को तलब किया और कहा कि ली सीन लूंग की टिप्पणी गैर जरूरी थी। लेकिन ली सीन लूंग सच ही तो कह रहे हैं। भारत में पिछले कुछ सालों में सियासत में क्रिमिनलाइजेशन तेजी से बढ़ा है। 7 साल में हमने देखा कि सारी पार्टियों के जितने अपराधी और दागी थे, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में चले गए। सोशल मीडिया पर जनता चुटकी लेने लगी कि भाजपा राजनीति की वॉशिंग मशीन है। क्रिमिनल बीजेपी ज्वाइन करते ही साफ सुथरी इमेज का हो जाता है। हमारी आजादी की लड़ाई और उसके हीरो की विदेशी संसद में तारीफ हो रही है। दुनिया नेहरू को याद करती रहती है। डेमोक्रेसी को कायम करने में उनके कंट्रीब्यूशन को एप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन हमारी मौजूदा सरकार बकायदा आईटी सेल बनाकर महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ नफरती कैंपेन चलवाती है। हम ऐसे शर्मनाक दौर के गवाह हैं जब हर गांधी जयंती पर उनके मर्डरर, उनके हत्यारे का महिमा मंडन किया जाता है। हम ऐसी गंदी सोच के गवाह हैं जो दुनिया में हमें बदनाम करने के कैंपेन चलाए हुए है। दुनिया ये पहचान रही है कि हमारे पुरखों ने बड़ी मुसीबतें झेलकर, बड़ी कुर्बानियां देकर हमें आज़ादी दिलाई और 70 साल से हम दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। लेकिन हमारे अपने लोगों ने जो मौजूदा सरकार चुनी है, वो खुद हमारी विरासत को बदनाम करने का कैंपेन चला रही है। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर को भारत के बारे में टिप्पणी करते हुए हमारी मौजूदा संसद में क्रिमिनल्स की भरमार का जो जिक्र किया है, आइए उसकी हकीकत से आपको रूबरू करा दूं। शुरुआत 2004 से करते हैं ताकि पिछले 7 सालों में जो हुआ है उसका सही अंदाजा लग सके। तो दोस्तों, 2004 में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले सांसदों की तादाद 128 थी, जो साल 2009 में 162 और 2014 में 185 और साल 2019 में बढ़कर 233 हो गई है। 2004 से 2019 तक क्रिमिनल इमेज वाले सदस्यों की लोकसभा में मौजूदगी 44% बढ़ गई। इसी तरह गंभीर आपराधिक मामलों में मुकदमों का सामना करने वाले सांसदों, विधायकों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। भारत में कुल सांसद विधायकों पर दिसंबर 2018 में 4122 आपराधिक मुकदमे चल रहे थे। वो बढ़कर सितंबर 2020 में 4859 तक पहुंच गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनकर आए सांसदों में से 233 सांसदों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें से सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के टिकट पर चुनकर पार्लियामेंट पहुंचे हैं। भाजपा के चुनकर आए कुल 116 सांसदों पर आईपीसी की अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और कांग्रेस के 29 सांसदों यानी 29 सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। यहां पर आपको याद दिला दूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले लाल किले से ऐलान किया था कि राजनीति से अपराधियों का वो धीरे धीरे सफाया करेंगे।
2014 में उन्होंने राजस्थान में चुनावी भाषण दिया था। उन्होंने कहा था उस वक्त कि आजकल ये चर्चा जोरों पर है कि अपराधियों को राजनीति में घुसने से कैसे रोका जाए। मेरे पास एक इलाज है और मैंने भारतीय राजनीति को साफ करने का फैसला कर लिया है। मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि हमारे शासन के 5 सालों बाद पूरा सिस्टम साफ सुथरा हो जाएगा और सभी अपराधी जेल में होंगे। मैं वादा करता हूं कि इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और मैं अपनी पार्टी के दोषियों को भी सजा दिलाने से नहीं हिचकूंगा। और आज क्या हालात हैं ये हम सब जानते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले फेज में उतरे 25% उम्मीदवारों के खिलाफ क्रिमिनल मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले फेज के चुनाव में भाजपा के यानी बीजेपी के सबसे ज्यादा 40% दागी उम्मीदवार मैदान में थे। वहीं दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी है जिसके 38% उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड था। तीसरे फेज के उम्मीदवारों में भाजपा के 46% उम्मीदवारों का बैकग्राउंड क्रिमिनल है। समाजवादी दल के तो 52% उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले उम्मीदवारों की तादाद भी बढ़ गई है। जहां 2017 के चुनाव में 630 में से 92 उम्मीदवार क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले थे, वहीं इस बार 632 में से 101 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका कि क्रिमिनल बैकग्राउंड है। हेट स्पीच, मर्डर, अपहरण, लूट, इन सब में बीजेपी पहले नंबर पर काबिज है। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि आने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों को उम्मीदवार तय करने के 48 घंटों के अंदर उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड को पब्लिक करना होगा। साथ ही अगर किसी दागी को उम्मीदवार बनाया गया है तो उसे यह बताना होगा कि क्यों उन्होंने इसे उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। राजनीतिक दलों को यह सारी जानकारी टीवी और न्यूज़पेपर में पब्लिश कराने के साथ साथ पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट के मेन पेज पर क्रिमिनल इमेज वाले उम्मीदवारों की इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना होगा। अब जरा बीजेपी, कांग्रेस या किसी और पार्टी के वेबसाइट पर चेक करें, आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन शायद ही मिले। खैर दोस्तों, इस सरकार की पॉलिसी और नीयत दोनों ही में खोट है। हर नीति में उसका फायदा छुपा हुआ है, वहीं नीयत में नफरत और बंटवारा। अपने इंटरेस्ट के मुताबिक लोगों को जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर बांटा जा रहा है, उन्हें आपस में लड़ाया जा रहा है। इस सरकार का नकली राष्ट्रवाद, नकली नेशनलिज्म जितना खोखला है उतना ही खतरनाक है। इनका राष्ट्रवाद बांटो और राज करो अंग्रेजों की नीति पर टिका हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी डेमोक्रेसी का बेस है, उस संविधान में इस सरकार को जरा भी फेथ नहीं है, जरा भी आस्था नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर किया जा रहा है। मसला सिर्फ मुल्क के अंदर की समस्या का नहीं है, फॉरेन पॉलिसी के मोर्चे पर भी यह सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। चीन के सैनिक हमारी धरती पर पिछले 1 साल से बैठे हुए हैं, पर उस पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। पुराने दोस्त हमसे लगातार छूटते जा रहे हैं, वहीं पड़ोसी मुल्कों के साथ भी हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। वैसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अब सत्ता के हुक्मरानों को समझ में आ गया होगा कि देश के रिश्ते नेताओं से जबरदस्ती गले मिलने, उन्हें झूला झुलाने या बिन बुलाए बिरयानी खाने के लिए पहुंच जाने से नहीं सुधरते हैं। मौजूदा सरकार को यह भी समझ लेना चाहिए कि खुद की सूरत बदलने से सीरत नहीं बदलती है। जो सच है वो किसी न किसी शक्ल में सामने आ ही जाता है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उन बातों को अमल में लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अहम बात यह है कि सही गलत का फैसला तो जनता को ही आखिर में करना है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे।
और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।